Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing another important topic of clinical pharmacy as well as medicine, that is principles of evidence-based medicine or principles of pharmacy, evidence-based pharmacy practice. Here we will discuss some basics and journal application. And I am here, your Professor Dr. Sheikh Abdul Khalik. I am professor and head of the department of pharmacy practice. So now let us start about this principles of evidence-based medicine or principles of evidence-based pharmacy practice. Let us continue with our topic. First, the introduction. Evidence-based medicine. What is evidence-based medicine? Evidence-based medicine or evidence-based pharmacy practice provides a scientific framework for asking and answering clinical question to meet the needs of the patient in a variety of settings. Variety of settings means variety of clinical settings. कि ये जो एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क. It is a scientific, means that it is a protocol, it is a organized framework for answering a clinical question. वो clinical question कोई भी पूछ सकता है, maybe physician, maybe nurse, maybe another pharmacist is asking you and you are expert of pharmacy or the drug expert. तो दैट क्लिनिकल क्वेश्चन इज़ पर्टेनिंग टू द पेशेंट कि पेशेंट की कोई स्पेसिफिक नीड है किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, चाहे वो आउट पेशेंट हो, चाहे इन पेशेंट हो, या कोई और क्लिनिकल सेटिंग हो, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी हो, किसी भी किस्म की जो है वो क्लिनिकल सेटिंग हो, उसमें वो एक क्लिनिकल क्वेश्चन पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से जनरेट हुआ है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसको कैसे मैनेज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, वो क्या सिचुएशन हो सकती है? एक पेशेंट है, वो हार्ट फेलियर का भी पेशेंट है और उसको सपोज दैट स्टेज 2 हार्ट फेलियर है, साथ में उसको जो है वो मॉडरेट रीनल इनसफिशिएंसी भी है और वो हाइपरटेंशन भी उसकी डायग्नोज हुई है. अब उसको कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है? दैट what is the best choice of medication in this patient? The patient who has stage 2 heart failure and moderate stage 2 heart failure and moderate renal failure with stage 1 hypertension. अब इसको कौन सी ड्रग जो होगी, व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ ड्रग? ये पर्टिकुलर सिचुएशन है. यू नीड टू आंसर दिस क्लिनिकल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंसेस, जिसको हम लिटरेचर भी कहते हैं. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है. नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग डिजीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग डिजीज़ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस requires incorporation of emerging clinical evidence into decision making to provide safe, cost effective and quality patient care. You know that number of drugs are increasing, number of classes of each drug are increasing, और each disease की जो drugs है वो हर के उसकी classes भी बढ़ती चली जा रही हैं, treatment options भी बढ़ते जा रहे हैं. disease की उसी तरह से knowledge भी बढ़ती जा रही है, लेकिन complexities भी चेंज होती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं. अब इस सिचुएशन में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर क्लिनिशियन टू मेक ए राइट डिसीजन अबाउट द पेशेंट कि उसको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो देना चाहिए जो कि सेफ भी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन कर सके. तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसीजन लेना है और वो डिसीजन लेने के लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर चाहिए होगी. Best approach to dealing with clinical situation is not always apparent, and it is not possible to know the right thing to do in all situation. बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें डायलेमा होता है कि आपने क्या करना है. यानी जो क्लिनिकल सिचुएशन है उसमें यू आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि क्या करें. पेशेंट की यानी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन का पेशेंट है और उसको जो है वो आपने कोई चॉइस ऑफ ड्रग देनी है. अब चॉइस ऑफ ड्रग क्या होनी चाहिए? अगर आप एक ड्रग को देते हैं तो उससे कोई दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी या कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में डेवलप हो जाती है, तो फिर आप इस सिचुएशन पर खड़े होते हैं कि इसको क्या मेडिकेशन दें
और क्या मेडिकेशन ना दें, तो उस वक्त जो होगा वो जो स्ट्रेट आंसर होगा कि जी इस पर्टिकुलर डिजीज़ में ये ड्रग देनी चाहिए, वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि उससे कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। तो आपको फिर क्लिनिकल डिसीजन बड़ा सोच समझ कर वहाँ पर लेना पड़ेगा। नाउ डेफिनेशन क्या है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस की, कि ये हमें क्या कह रहा है। इनिशियली डिफाइंड एज ए सिस्टमिक अप्रोच टू एनालाइज पब्लिश रिसर्च। ठीक है, एक सिस्टमिक यानी ऑर्गेनाइज वे है एनालाइज करना है पब्लिश रिसर्च को एज द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी क्लिनिकल डिसीजन आपने लेना है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, उसके लिए पब्लिश रिसर्च को जो है वो एनालाइज किया और फिर उसके बाद फिर सिस्टमिक वे में और फिर उसके बाद क्लिनिकल डिसीजन जो लिया वो उस रिसर्च की बेस पे लिया कि जो वो कह रहा है, वो रिसर्च में जो एविडेंस कह रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे उस पेशेंट के लिए कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कितना ट्रीटमेंट देना है, कोई ट्रीटमेंट देना भी है या कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। जो भी डिसीजन होगा वो बेस्ड अपॉन पब्लिश रिसर्च और वो एविडेंस जो होगा वो उसकी बेस पर दिया जाएगा। दिस डेफिनेशन एम्फेसाइज ऑन पैराडाइम शिफ्ट इन पेशेंट केयर फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एविडेंस इन पेशेंट केयर। ये जो डेफिनेशन है ये एम्फेसाइज कर रही है कि पेशेंट केयर इज़ द फर्स्ट रादर देन माई ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। कि ठीक है, मेरा अगर एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को मैनेज करने में और उसके एक्सपर्टीज़ भी हैं, लेकिन एविडेंस इज़ पैराडाइम, यानी सबसे ऊपर जो होगा वो जो पैरामाउंट होगा वो एविडेंस होगा, क्योंकि एविडेंस जो बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है उस पेशेंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है रादर माई एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपर्टीज़। Most recently and widely accepted definition of EBM incorporate evidence along with the clinical experience and patient preferences in clinical decision making. मीन्स के ये एक और वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन EBM में इनकॉर्पोरेट की गई है। ये क्या कहती है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट सिर्फ जो है वो एविडेंस along with clinical experience both are important, but on the other hand patient preferences in clinical decision making is also important, यानी पेशेंट की जो प्रेफरेंसेस होगी उसको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि पेशेंट क्या चाहता है, अपनी डिजीज़ को किस तरीके से मैनेज करना चाहता है। सपोज दैट यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, मीन्स कि आप सर्जरी करना चाह रहे हैं या ये कि जो है उसको ड्रग देना चाह रहे हैं। तो आप पेशेंट को दोनों ऑप्शन देंगे, अब देखें कि वो क्या प्रेफर करता है, तो उसकी प्रेफरेंस को भी सामने रखना पड़ेगा। अच्छा, EBM और PP मीन्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस इज नाउ डिफाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। लिहाजा इन तीनों चीज़ों को जब सामने रखा गया, एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट प्रेफरेंस, तो ये क्या होगी, इन तीनों को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है कि बेस्ट रिसर्च एविडेंस लिया, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ आपकी क्या कहती हैं और पेशेंट वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी बेस पर जो है वो क्लिनिकल डिसीजन आपने ले लिया। अच्छा जनाब, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम आते हैं हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन क्या है इसका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, आखिर किस तरीके से ये एविडेंस बेस्ड जो है वो प्रैक्टिस डेवलप हुई है। सिंस एंटिक्विटी knowledge and skills regarding the delivery of health care have been passed from one generation of practitioners to next। अच्छा, शुरू में तो ये होता था कि नॉलेज एंड स्किल्स जो भी थे, जैसे हकीम होते थे, वो अपनी नॉलेज जो थी वो अपने जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को पास करते थे, नेक्स्ट प्रैक्टिशनर्स को पास करते थे, और इस तरह से जो है वो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सीना ब सीना इल्म जो है वो ट्रांसफ़र होता था। तो इस तरीके से जो है वो नॉलेज का ट्रांसफ़र होता था। Clinical approach to the patient care, which often includes background information of anatomy, physiology, pharmacology, along with clinical experience। Clinical approach जो patient care की है उसमें definitely ज़रूरत होती है clinical background information, यानी जब तक आप patient को manage नहीं कर सकते जब तक आपको anatomy की knowledge ना हो, patient anatomy, physiology, pharmacology, इसके अलावा आपका clinical experience। A large step in evolution was provided by Archibald Cochrane, a British physician। जो पहला स्टेप लिया इस रेवोल्यूशन के लिए कि नहीं, इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है इस प्रोसेस में, और इसको जो है वो बाकायदा एक साइंस डेवलप करने की ज़रूरत है, वो एक ब्रिटिश फिजिशियन ने इसको स्टार्ट लिया था जिसका नाम था आर्कीबेल्ड कॉकरेन, और कॉकरेन की नेम पर ही आज
जो एक डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है जो कहलाती है कॉकरेन लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन. Cochrane's effort to seek out and organize experimental evidence in clinical practice was an important step in evidence-based practice. Cochrane का जो स्टेप था उसने क्या किया कि ऑर्गेनाइज किया एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को, यानी जो एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस को, दोनों को कंबाइन किया और उसके बाद फिर पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से जो उसकी क्लिनिकल सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन की जहाँ पर जो ज़रूरत थी वो डिसीजन उसने लिया और उसको जो है वो उसने इनकॉर्पोरेट किया. तो अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो 19th सेंचुरी ऑफ ईवीएम इन 19th सेंचुरी अनदर अप्रोच जो डेवलप हुई. पहले जो था इनिशियली क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एनिमल क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी ड्रग का है आपके पास, जैसे हम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है हर्बल के हवाले से कि भाई फलाने ने जो है वो गला किसी का ख़राब है, अदरक का कहवा पी लो भाई, तो ठीक है ये एक्सपीरियंस है उसका कि भाई उसको अदरक के कहवे से फ़ायदा हुआ था, तो ये एक्सपीरियंस है क्लिनिकल एक्सपीरियंस. फिर क्या है एनिमल मॉडल, नहीं जो भी ड्रग है उसको पहले एनिमल पर ट्राई की जाएगी और न्यूमेरिकल मेथड्स स्टैट्स मैथमेटिक्स पे उसके रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई क्वांटिटेटिव रिजल्ट होने चाहिए उसके. अच्छा, उसके बाद फिर एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ह्यूमन पे डेवलप किया जाएगा और वो एविडेंस जनरेट किया जाएगा. उसके बाद ये होगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या फार्मेसी प्रैक्टिस का स्टार्ट होगा. तो ये जो था एक स्टेप वाइज प्रोसेस था, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, देन एनिमल मॉडल, फिर उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू उस रिजल्ट्स की, यही रिजल्ट्स जो है फिर वो ह्यूमन पे अप्लाई किए गए और जब ह्यूमन पे रिजल्ट अप्लाई किए गए और उनकी क्लिनिकल स्टडीज़ आ गई तो वो एक साउंड एविडेंस हो गया फॉर मेडिसिन प्रैक्टिस और फार्मेसी प्रैक्टिस. अच्छा, ईबीएम में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा का क्या रोल है? मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रोल है और बहुत ही उसकी रिसर्च है अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. टर्म एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज रिलेटिवली न्यू, हैविंग बीन क्रिएटेड बाय कैनेडाज मैकमास्टर यूनिवर्सिटी इन लेट 1908 में इन्होंने ये डेफिनेशन जो है वो या ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, यानी ये एक कह लीजिए कि एक न्यू साइंस उसने डेवलप की इस यूनिवर्सिटी ने और उसको जो है वो नाम दिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस. इनिशियली यूज टर्म वॉज a systemic approach to analyze published research as the basis of clinical decision making. शुरू में ये जो टर्म जो थी इसको डिफाइन किया गया कि सिस्टमिक अप्रोच है, एनालाइज करना पब्लिश रिसर्च को बेसिस ऑन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ताकि ये रिसर्च की बेस पर आप क्लिनिकल डिसीजन लें, पेशेंट की जो कंडीशन है कि उसको जो है वो अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट देना है उसकी जो रिसर्च की बेस पर जो पब्लिश डेटा है उसकी बेस पर आप जो है वो डिसीजन लें कि उसको क्या पेशेंट को दवा देनी है, क्या मेडिकेशन देनी है, कितनी देनी है, देनी भी है या नहीं देनी है. Professor Dr. Gordon Gayat, McMaster University's Internal Medicine Residency Coordinator said, he has a big role in evolution and development of evidence-based practice. ये क्या कहते हैं? Terminology and practices of critical appraisal and the use of clinical research for patient care expanded quickly with first appearance in published literature in late 1990s. अच्छा, ये प्रोफेसर डॉक्टर गोर्डन गयात ये कहते हैं कि इन्होंने इसके अलावा फिर उससे बढ़ के एक बात कर दी. उन्होंने कहा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल है एंड द यूज़ ऑफ क्लिनिकल रिसर्च फॉर पेशेंट केयर एक्सपेंडेड क्विकली, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत एक्सपेंड हो गया, स्पेशली 1990s के बाद. 1990s के बाद ये चेंज आया कि डॉक्टर गोर्डन गयात ने ये कहा कि हर लिटरेचर, यानी यहाँ पे तो अभी हम बात करते चले जा रहे हैं कि एविडेंस जो कह रहा है उसके हिसाब से पेशेंट को मैनेज करें, लेकिन अब डॉक्टर गोर्डन गयात ने ये कहा कि नहीं, ज़रूरी ये है कि जो भी आप एविडेंस यूज़ कर रहे हैं उसका पहले क्रिटिकल अप्रेजल तो करें, मीन्स कि उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट तो करें, ये भी चेक करें कि वो एविडेंस सही है भी या नहीं है. एविडेंस के जो स्टैंडर्ड हैं, जो क्लिनिकल रिसर्च के क्लिनिकल स्टडीज़ के जो स्टैंडर्ड हैं वो उस स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको भी चेक करें.
अगर वो क्रिटिकल अप्रेजल को क्वालिफाई करता है वो एविडेंस, तो ठीक है, फिर आप उसकी बेस पर क्लिनिकल रिसर्च को मानते हुए उस पेशेंट को हवाले से जो है वो डिसीजन उस रिसर्च की बेस पर या उस क्लिनिकल पेपर जो पब्लिश पेपर है उसकी बेस पर डिसीजन लें कि इसको ये देना है या नहीं देना है, फलां ड्रग देनी है, फलां ड्रग नहीं देनी है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि वो जो रिसर्च पेपर है उसकी क्वालिटी लो है और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा और उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं जो एक अच्छे रिसर्च पेपर के वो उसको मीट नहीं करता, तो फिर उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस पे अप्लाई करना मुनासिब नहीं होगा, दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, इन 1992 organization called EBM Working Group published a seminar article in Journal of American Medical Association। तो इन्होंने 1992 में एक आर्टिकल पब्लिश किया और उन्होंने ये कहा कि EBM ए न्यू अप्रोच टू टीचिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और उन्होंने कहा कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो एक न्यू अप्रोच है मेडिसिन की प्रैक्टिस को बताने के लिए। यानी सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है सिर्फ उस पर एज इट इज़ अमल नहीं किया जा सकता, बल्कि पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से एविडेंस जो कह रहा है और उसमें जो पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन है, जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, कि बाज़ दफ़ा क्लिनिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कोई ड्रग दें या ना दें, हम डायलेमा में होते हैं। तो उसमें जो है वो कि न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि अगर हम एक ड्रग दे देंगे तो उससे पेशेंट को कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें उस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। तो ये है वो न्यू अप्रोच फॉर टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या टीचिंग ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। इन 1996 सेकेंड एंड कोलीग्स डिफाइन EBM। इन्होंने फिर डिफाइन किया, मेकिंग द कंसेंशस एक्सप्लिसिट एंड जुडिशियस यूज ऑफ करंट बेस्ट एविडेंस। कि कंसेंशस यानी कंसेंसस के साथ तमाम ओपिनियन लीडर्स की जो है वो ओपिनियन को जो है वो कंबाइन करके, एक्सप्लिसिट यानी वही क्रिटिकली उसको जो है वो इवेल्युएट किया हुआ और हर चीज़ वाजे हो उसमें, एंड जुडिशियस यानी बिल्कुल जस्टिफाइड हो, यूज़ हो किसका, एविडेंस का। वो एविडेंस में जब वो कंसेंसस भी होगा, एक्सप्लिसिट होगा यानी ऑल पैरामीटर्स आर डिस्कस्ड क्लियरली डिफाइंड, और जुडिशियस होगा तो वो बेस्ट एविडेंस होगा। किस चीज़ के लिए, मेकिंग डिसीजन अबाउट, कोई डिसीजन लेना है अबाउट द केयर ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट, ताकि उस पेशेंट की केयर के हवाले से बेस्ट डिसीजन लिया जाए। तो ये जो होगा बेसिकली ये 1996 की डेफिनेशन है अबाउट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो की पॉइंट्स हो गए इसमें, कंसेंशस हो, एक्सप्लिसिट हो और जुडिशियस हो। किस चीज़ का, बेस्ट एविडेंस का। ठीक है, क्यों ये जो इसकी इस एविडेंस की बेस पे ये कैरेक्टर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है अबाउट द केयर ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। नाउ व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टुडे? By the end of 1990s, EBM was taught and practiced widely। हमारे यहाँ हमारे कंट्रीज़ में स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसका अभी तक इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में US, कनाडा और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर EBM को जो है बाकायदा उनके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। इसी वजह से मोस्ट मेडिकल एंड अदर प्रोफेशनल स्कूल्स लाइक फार्मेसी स्कूल्स, नर्सिंग स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स टीच एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस इन EBM मैनर। यानी क्योंकि देखिए इन तमाम लोगों का ताल्लुक, चाहे वो नर्सिंग हो, मेडिकल हो, फार्मेसी प्रैक्टिशनर्स हो, उन तमाम का पेशेंट से वास्ता पड़ेगा, एंड दे प्रैक्टिस एज ए क्लिनिशियन, तो दे शुड नो हाउ टू यूज़ द एविडेंस एंड हाउ टू प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन एविडेंस बेस्ड। Guidance in the principles and practice of EBM is commonly provided in many postgraduate training programs such as pharmacy and medical residencies। इसके अलावा गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं एंड प्रैक्टिस हैं EBM के, और उनको प्रोवाइड किया जाता है इस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में भी। मींस कि आफ्टर मेडिकल बेसिक साइंसेस डिग्री, या मींस दैट के चाहे वो फार्मेसी ग्रेजुएट हों चाहे मेडिकल ग्रेजुएट हों, उनको जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसकी ट्रेनिंग और इसकी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि दे डेवलप मोर एक्सपर्टीज एंड मोर एक्सीलेंस इन दिस फील्ड। करंट प्रैक्टिस ऑफ EBM इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ एविडेंस along with clinical experience and patient preference into patient care। आज की जो करंट EBM है वो ये कहती है कि इन तीनों चीज़ों को मिला के EBM प्रैक्टिस की जाती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जाती है। कि व्हाट इज़ द एविडेंस, व्हाट एविडेंस इज सेइंग,
किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से, मीन्स के करंट जो लिटरेचर जो पब्लिश रिसर्च है वो क्या कह रही है, आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है और पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ. बेस्ड अपॉन दिस वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इज, लिहाजा जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन बनी ईबीएम की, इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज. तो इंटीग्रेट करना इन तीनों चीज़ों को, बेस्ट रिसर्च एविडेंस, clinical expertise and patient values, all these combinedly called evidence based medicine practice or evidence based pharmacy practice. Now अब हम बात करते हैं कि evidence पर individually कि what is evidence, evidence है क्या. आखिर हम evidence पर इतना बात कर रहे हैं तो we should know कि हम किस चीज़ को कहेंगे कि वो evidence है. evidence में के डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. Findings from the clinical research, especially from the patient centered research relevant to the patient care. ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि जो क्लिनिकल रिसर्च यानी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मुख्तलिफ ड्रग के, पेशेंट सेंटर्ड हो, तो उनको हम कहते हैं, और उनका मेन फोकस हो पेशेंट केयर, तो वो उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एविडेंस. ये सब एविडेंस है. इसके अलावा एविडेंस इंक्लूड, ये एविडेंस में क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज हो सकते हैं. सिस्टमैटिक रिव्यू इज़ वन टाइप ऑफ द स्टडी. अप्लाइड रिसर्च फ्रॉम लेबॉर्ट्रीज, ये हो सकती हैं. क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हों लाइक क्लिनिकल ट्रायल, या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हों कि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, सर्वे बेस्ड स्टडीज़ हों. तमाम जो है वो उनसे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो भी एविडेंस कहलाएंगी. इट इज़ एसेंशियली न्यू रिसर्च इंफॉर्मेशन यूजुअली प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली दैट हेल्प इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. आमतौर पे अगर ये न्यू हो, जितना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो दैट इज़ बेस्ट. जितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही बेस्ट होगी, और वो न्यूमेरिकली हो, मीन्स क्वान्टिफाइड हो, कि ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट हो. या मीन्स के क्वान्टिफाइड के मैं एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो स्टेज 1 की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की एक सर्टेन रेंज JNC 7 गाइडलाइन ने दी हुई है और JNC 8 ने भी दी है. उसने जो वैल्यूज़ दी हैं और उसमें ये रिजल्ट्स जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उसमें पता चला कि इतनी ड्रग देंगे इतनी डोज में इस तरह के पेशेंट को स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, तो वो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेगा. तो अब अगर हमारे पास एक पेशेंट आया, अब देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना कि सिस्टोलिक इतना है इस रेंज में और डायस्टोलिक इस रेंज में, तो उसमें हमें ये पता चला कि स्टडी से हमें पता चल रहा है कि अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन का केस होगा तो उसको अगर ये ड्रग इतनी डोज में देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा. तो ये डिसीजन मेकिंग जो होगा वो वहाँ पर ईजी हो जाएगा. बेस्ड अपॉन दिस पब्लिश रिसर्च या उस एविडेंस की बेस पर वो डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा. अच्छा, न्यू एविडेंस रिप्लेसेस द ओल्ड एंड समटाइम्स वेल एक्सेप्टेड एविडेंस टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर. अच्छा, एविडेंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, न्यू एविडेंस आते रहते हैं और बाज़ दफ़ा ओल्ड एविडेंस को रिप्लेस भी करते रहते हैं. वो इसलिए कि न्यू एविडेंस जो होते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें बाज़ दफ़ा न्यू ड्रग्स होती हैं और उसको वो मोर सेफ होती है और इफ़ेक्टिव होती है एंड लेस टॉक्सिसिटी होती है या लेस एडवर्स इफेक्ट होते हैं. तो फिर उस वजह से जो है न्यू एविडेंस जो है वो वेल एक्सेप्टेड होते हैं और रिप्लेस कर देते हैं पुरानी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को, और न्यू ड्रग्स भी बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, पुरानी ड्रग्स को ओमिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो एविडेंस जो है वो हमें अपडेट भी रखता है और जो चेंज आ रहा है उस पर भी बात करता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी की गाइडलाइन है, उसके एविडेंसेस शुरू में ये कहते थे कि अगर आपके पास कोई केस आता है आर्थराइटिस का, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस का, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो वो रिकमेंड करते थे बेस्ड ऑन एविडेंस, वो कहते थे एनसेड्स शुड बी यूज्ड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शुड बी यूज्ड, और पैरासीटामोल जो था वो फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन में एज पर गाइडलाइन नहीं था. और वो गाइडलाइन एविडेंस की बेस पर ही बनी थी कि एविडेंस ये कहता था कि पैरासीटामोल शुड नॉट बी यूज एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड एनसेड्स शुड बी यूज एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. बट जब ये COX-2 इनहिबिटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा थ्रोम्बो एम्बोलिक एविडेंसेस इंसिडेंसेस हुए और
के एविडेंस डेवलप हो गए कि हाँ भाई ठीक है, जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है, चाहे वो आप COX-2 इनहिबिटर ले रहे हैं या नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर ले रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। तो फिर ये डेवलप किया गया कि नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में नया एविडेंस डेवलप हुआ कि इट इज़ बेटर टू स्टार्ट द थेरेपी विद पैरासीटामोल, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब एनसेड के बजाय पैरासीटामोल आ गई, जो कि एनसेड्स की क्लास में शामिल नहीं है। तो उस वजह से जो है देखें आप, ये एविडेंस, न्यू एविडेंस ने ओल्ड एविडेंस को रिप्लेस कर दिया। कि पहले ओल्ड एविडेंस में ये था कि पैरासीटामोल वाज फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनसेड वाज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, बट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू एविडेंस जिसने रिप्लेस कर दिया, पैरासीटामोल इज नाउ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड एनसेड्स आर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। कि अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एविडेंस को सिर्फ पढ़ लेना या उससे डिसीजन लेना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि गैदरिंग एंड अप्रेजिंग ऑफ एविडेंस आर मेजर कंपोनेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कि एविडेंस कलेक्ट करना, कोई भी जैसे क्लिनिकल सिचुएशन है उसके हवाले से आपको आंसर चाहिए क्लिनिकल क्वेश्चन का, तो पहले तो आप उससे रिलेटेड एविडेंस गैदर करें, फिर उसके बाद अप्रेज करें। अप्रेज मीन्स उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें, उसको तनकीदी नज़र से देखें कि उसमें कहाँ पे कौन सा एविडेंस अच्छा है, कौन सा एविडेंस अच्छा नहीं है। जो गुड क्वालिटी के एविडेंस है, मीन्स के बेस्ट एविडेंस है, उसको सिलेक्ट कर लें और उसकी बेस पर फिर आप क्लिनिकल डिसीजन लें। अच्छा, एविडेंस के बाद जो डेफिनेशन में दूसरी बात आई थी, दैट इज क्लिनिकल एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस। इसमें क्या आता है, यूजिंग क्लिनिकल स्किल्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू एवेल्युएट एविडेंस एंड पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस। कि एज ए क्लिनिशियन यू शुड हैव स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, कि आप पेशेंट को कैसे एवेल्युएट करेंगे, एविडेंस को कैसे एवेल्युएट करेंगे, पेशेंट को कैसे एवेल्युएट करेंगे, उसका हेल्थ स्टेटस कैसे चेक करेंगे और उसकी प्रेफरेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके स्किल्स होने चाहिए और एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल एक्ट। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगे आपकी एक्सपर्टीज उतनी ही ज़्यादा होंगी। इट इज़ द इंसाइट एंड इंट्यूशन एक्वायर्ड बाय क्लिनिशियन थ्रू एक्सटेंसिव इंटीग्रेशन विद पेशेंट्स एंड सीइंग द आउटकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस इंटरवेंशन। अब ये एक्सपर्टीज़ जो होती है वो मुख्तलिफ इंसाइट, आपकी आप कितना इन डेप्थ सोच सकते हैं और देख सकते हैं, आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड इंट्यूशन अबाउट एक्सटेंसिव इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा पेशेंट के साथ, मीन्स उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होती चली जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ड्रग्स के एक्सपीरियंस किए हुए होंगे, डिफरेंट इंटरवेंशंस की हुई होंगी, तो वही आपकी एक्सपर्टीज़ में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि देयर इज़ नो मैच ऑफ एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा आपकी एक्सपर्टीज़ भी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएंगी। Pharmacists have extensive skills and expertise in issues related to pharmacotherapy and clinical services. फार्मासिस्ट की जो ट्रेनिंग है और उसके स्किल्स हैं, उसके पास भी ये एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो फार्माकोथेरेपी स्पेशली यानी ड्रग थेरेपी और क्लिनिकल सर्विसेज के हवाले से अपने स्किल्स यानी एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड कर सकता है इन सच क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जहाँ पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। एक्सपर्टीज़ कैन हेल्प अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेलिवेंट रिसर्च एविडेंस टू पेशेंट केयर। और इससे फ़ायदा ये होगा एक्सपर्टीज़ होने से कि यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू अप्लाई वेल, कि रेलिवेंट रिसर्च ही पेशेंट केयर पर प्रोवाइड की जाएगी या इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो इससे डिसीजन जो होगा वो सही होगा। एक्सपीरियंस कैन बी पैरामाउंट इन पेशेंट केयर व्हेन देयर इज़ लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, अगर किसी डिजीज़ का एविडेंस लिमिटेड है, किसी का पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन का एविडेंस जो है वो लिमिटेड है, लैकिंग है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जो है वो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी जब आपने उसका क्रिटिकल अप्रेजल किया तो फिर जो है आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेशेंट केयर के लिए। यानी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस विल हैव मोर इम्पोर्टेंस, दैट विल बी हैविंग द टॉप इम्पोर्टेंस कंपेयर टू एविडेंस विच इज़ लिमिटेड और एविडेंस विच हैज़ लिमिटेड साइंटिफिक वैल्यू। अच्छा, तीसरा पार्ट जिस पे हमने बात की, देखें पहली हमने बात की थी कि जो अब इंटीग्रेशन हो गई है तीन चीज़ों की, एविडेंस, एक्सपर्टीज़ एंड पेशेंट वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस। तो हमने एविडेंस पे बात कर ली, उसको डिटेल में देख लिया कि एविडेंस है क्या। उसके बाद फिर हमने क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ पे बात की। अब हम तीसरे पार्ट पर आ रहे हैं विच इज़ पेशेंट वैल्यू और द पेशेंट प्रेफरेंस। अच्छा, कलेक्शन ऑफ गोल्स, एक्सपेक्टेशंस
predispositions and benefits that individual have from certain decision and their potential outcomes. कि patient values and preferences क्या है, collection of goals. एज ए क्लिनिशियन आपके क्या गोल हैं, आप पेशेंट को किस तरह से ठीक करना चाहते हैं, और पेशेंट खुद क्या चाहता है, उसके अपने गोल क्या है, वो अपनी डिजीज़ को किस तरीके से मैनेज करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपनी डिजीज़ के पेशेंट की हवाले से, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड प्री डिस्पोजिशंस एंड बिलीव्स, यानी वो क्या उसके परसेप्शन है और बिलीव्स हैं इंडिविजुअल के, और उन तमाम को सामने रखते हुए बाय अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है और उसके पोटेंशियल आउटकम क्या होंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम एक पेशेंट जो है वो डायग्नोस हुआ है जिसको डायबिटीज़ है. अब उसको, और वो उसके है टाइप 1 डायबिटीज़ का केस, तो इसमें मतलब है उसको इंसुलिन तो देनी ही देनी है. हमने उसको 3 ऑप्शन दिए पेशेंट को कि भाई आपको इंसुलिन तो लेनी पड़ेगी. पेशेंट ने कहा ठीक है ले लेंगे. गोल क्या है कि भाई हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो. एक्सपेक्टेशन ये है कि इतने अरसे में ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगी. ठीक है, तो अब डिसीजन ये लेना है कि कौन सी इंसुलिन लेनी है. थ्री टाइप्स ऑफ इंसुलिन आर अवेलेबल बेस्ड अपॉन देयर ओरिजन. पोर्क ओरिजन, बोवाइन ओरिजन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए ह्यूमन इंसुलिन. पोर्क ओरिजन इंसुलिन है यानी पोर्क से जो बनी हुई है, बोवाइन यानी काउ ओरिजन से जो एनिमल दूसरे से बनी हुई है, और तीसरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो कि ह्यूमन इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है. हमने पेशेंट को ये कहा कि अगर आप पोर्क इंसुलिन लेते हैं तो दैट हैज़ बेस्ट एफिकेसी एंड हायर सेफ्टी. बेस्ट एफिकेसी एंड हायर सेफ्टी. उसके बाद जो बेस्ट है वो है ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट जो है वो, यानी ह्यूमन ओरिजिन है. सेफ्टी और एफिकेसी, सेफ्टी भी अच्छी है, एफिकेसी भी अच्छी है, लेकिन एफिकेसी उतनी नहीं है जितनी पोर्क ओरिजिन की है. ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. अच्छा, तो अब उसको ये कहा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो है वो सेफ भी है, एफिकेशियस भी है, लेकिन उतनी एफिकेसी नहीं है जितनी पोर्क की है. पोर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर है. अब आप बताइए आप क्या लेंगे. तो अब पेशेंट जो होगा वो मुस्लिम पेशेंट होगा, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस उसको इजाज़त नहीं देती कि वो पोर्क ओरिजिन वाली वैक्सीन इंसुलिन ले, और वो जो होगा डेफिनेटली ह्यूमन इंसुलिन की तरफ जाएगा या शायद बोवाइन इंसुलिन को प्रेफरेंस दे. तो हमने इन पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस का भी ख्याल रखना है. पेशेंट प्रेफरेंसेस आर relative values on healthcare choices by patient based on beliefs, attitudes, cultural and spiritual factors. जैसे मैंने बताया पेशेंट प्रेफरेंसेस जो होंगी उनको वो रिलेटिव वैल्यूज़ होंगी और जो हेल्थ केयर चॉइसेस होंगी. जैसे हमने यही 3 चॉइसेस दी थी कि पोर्क इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन, ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन. अब उसके बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, कल्चर क्या है, या उसकी स्पिरिचुअल फैक्टर या रिलीजियस फैक्टर्स क्या हैं, उसकी बेस पर जो होगा वो पेशेंट जो प्रेफर करेगा हम उसको वो रिकमेंड कर देंगे या प्रिस्क्राइब कर देंगे एज ए क्लिनिशियन. It affects patient desire to avoid certain health outcomes and willingness to undergo specific treatment. इससे जो होगा पेशेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंस क्या होगी, पेशेंट की डिज़ायर क्या है, क्या वो चाह रहा है. अवॉइड सर्टेन हेल्थ आउटकम्स, यानी अगर हम कंपैरिजन दे रहे हैं, जैसे हमने बताया कि जो है वो सबसे सेफ एंड इफेक्टिव पोर्क है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर ह्यूमन इंसुलिन है. तो अब आउटकम उसको पता है कि ठीक है कि इसका आउटकम जो है ह्यूमन इंसुलिन का, जो बायो टेक्नोलॉजी वाली इंसुलिन है, इसका आउटकम ये है कि इससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है जितना पोर्क का है, बट वो रेडी है उसको ह्यूमन इंसुलिन को लेने के लिए बजाय पोर्क इंसुलिन के. ठीक है, तो वो फिर अंडरगो चाह रहा है विलिंगनेस टू अंडरगो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हैज़ डिफाइंड, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने डिफाइन किया पेशेंट सेंटर्ड केयर. कहते हैं पेशेंट सेंटर्ड केयर हो, केयर दैट इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल पेशेंट प्रेफरेंसेज, नीड्स एंड वैल्यूज़. कि केयर दैट इज़ रिस्पेक्टफुल, पेशेंट की केयर की जाए, बेस्ट उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर किए जाए और पूरी रिस्पेक्ट के साथ, और उसकी प्रेफरेंसेस और नीड्स के हिसाब से और उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से. एंड एंश्योर दैट द पेशेंट वैल्यूज़ गाइड ऑल क्लिनिकल डिसीजंस, और पेशेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो क्लिनिकल डिसीजन पर जो हो उसको गाइड करें, यानी उसको फर्दर लीड करें और फर्दर प्रोसीड करें. तो ये तीनों पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिए. इसके बाद जो है वो हम आते हैं न्यूअर मॉडल ऑफ ईबीएम, यानी फिर इसकी बेस पर न्यूअर मॉडल ऑफ ईबीएम डेवलप किया गया. न्यूअर मॉडल ऑफ ईबीएम में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि वही क्लिनिकल प्रेफरेंसेस एंड एक्शंस, लाइक वही क्लिनिकल स्टेट एंड सर्कमस्टेंसेस, रिसर्च एविडेंसेस एंड
क्लाइंट प्रेफरेंसेस एंड एक्शंस, यानी वो पेशेंट प्रेफरेंसेस, एविडेंस और एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टेंसेस और उसकी एक्सपर्टीज, इन तीनों को मिला के न्यूअर मॉडल ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डेवलप किया गया है. क्लिनिकल स्टेट एंड सर्कमस्टेंसेस रेफर्स टू द सेटिंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर है. ठीक है, जो भी स्टेट है जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड प्रैक्टिशनर एक्सपर्टीज इज एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी प्रैक्टिशनर्स की क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल्स हैं, विद रिसर्च एविडेंस को भी साथ रखना है. एंड पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस उसको भी रखना है, टू डिलीवर हाई क्वालिटी पेशेंट केयर. दैट दिस इज कॉल्ड कंबाइंडली न्यूअर मॉडल ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. तो ये पहला लेक्चर हम यहाँ पर एंड अप कर रहे हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद इश्यूज बाय इग्नोरिंग क्लिनिकल एक्सपर्टीज, एविडेंस एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस. थैंक यू वेरी मच.